बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम जिस लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आज का लेक्चर नंबर 7 होगा, जो कि इस सेकंड चैप्टर में भी इस प्रोग्राम में आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसको कहा जाता है। तो क्या किसी मशीनरी का नाम है या किसी ऑब्जेक्ट या स्टोन को भी कह सकते हैं? तो जवाब मिलेगा कि ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। कैसा ऑब्जेक्ट? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इस तरीके से थ्रो किया जाए कि विच मेक्स सम एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल और बिलो द हॉरिजॉन्टल। लेट्स सी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, अगर कोई बॉडी यहाँ से यूँ प्रोजेक्ट की जाए तो ये भी प्रोजेक्टाइल है विच मेक्स सम एंगल दिस। अगर कोई बॉडी इस किनारे पे जाके यूँ नीचे फॉल करती है विच मेक्स सम एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अबव एंगल बनाए या बिलो एंगल बनाने वाली जो बॉडी है उस बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी के अंदर जो कि मोशन जो है वो 1 डायमेंशन से निकल के 2 डायमेंशन में दाखिल हो जाती है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहता। तो एक ऐसी मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहे और वर्टिकल कांस्टेंट ना रहे, ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशंस। ये मैंने शुरू मेंशन कर दिया। ए बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक, एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के जरिए से ज़्यादा ना मूव करे, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। Where horizontal component of the velocity is constant but vertical component of the velocity does not remains constant, it is called projectile motions। अब हमने ये बात सीखनी है कि इस बॉडी जिसको हमने प्रोजेक्ट किया था इस पर कितनी फोर्सेस हैं। फ़र्ज़ करें एक फुटबॉल पड़ा है, हम किक लगाते हैं वो ऐसे मूव करके जाता है। अगर हम कोई गन से फायर करते हैं वो ऐसे मूव कर रहा है, तोप से गोला फेंक रहे वो ऐसे मूव कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें एक त्यारा मूव करता हुआ जा रहा है, प्लेन जो बम गिराने वाला बम्बर है वो जब ऐसे मूव करेगा तो बम जब उसमें से गिरेगा तो बम कैसे गिरेगा? ऐसे जाके। यानी अगर यूँ तैयारा जा रहा है तो यूँ बम उसके अंदर से गिरता है। तो बम के डाउनवर्ड गिरे या फुटबॉल की तरह अपवर्ड मूव करे, ये दोनों कौन सी मोशन कहलाती हैं? प्रोजेक्टाइल। इसमें कितने फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? मैंने मेंशन किया कि 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी। 2 फोर्सेस हैं, नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 क्या है? ग्रेविटी। फ्रिक्शन की फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट करती है, इसलिए हमें फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। और ग्रेविटी जो कि टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, इसलिए हम इसे फोर्स मानते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। इट मीन एक फोर्स होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक फोर्स होगी अलॉन्ग क्या होगा? वाई एक्सिस। इन नॉर्मल केस जब मौसम नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा तूफान नहीं चल रहा होता, तो ये जो एयर फ्रिक्शन होती है स्मॉल डिस्टेंस तक, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो इट मीन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम क्या कर लेंगे? 0। और जब फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होगी तो फिर उस समय में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किसके बराबर होगा? 0 के। और आप जानते हैं कि जिस समय में एक्सेलरेशन 0 होता है उस समय वेलोसिटी की मिकदार क्या होती है? कांस्टेंट। तो वजह ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स प्रॉपरली अमल नहीं कर रही होती। अब आते हैं दूसरी फोर्स, उसका नाम है ग्रेविटी की फोर्स। क्या ये 0 हो सकती है? नहीं, ये तो बड़ी प्रॉपर्ली अमल कर रही होती है। इसकी वैल्यूज जो होगी, जो ज़्यादा है, 0 नहीं है, देन इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन। और अलॉन्ग बैक से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -g से, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक। और जब किसी अंदर एक्सेलरेशन पाया जाएगा जिस डायरेक्शन के अंदर, और वो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो यकीनन वहाँ की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि हॉरिजॉन्टल क्यों कांस्टेंट होती है और वर्टिकल कांस्टेंट क्यों नहीं होती। लेट्स से ये एक फार्स के बॉडी है, इसको हमने यहाँ से बेटा प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर की तरफ मूव करती हुई आ रही है, ठीक है। जब यहाँ से निकलेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का नाम है v0। देन v0 हैज़ द 2 कंपोनेंट, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अदर इज क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0x विच इज इक्वल टू v0 cos थीटा एंड v0y विल बी इक्वल टू v0 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ऐड करते हैं तो टोटल किसके बराबर होता है? v के। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना हाइट टू टी रूल, तो v0x प्लस v0y इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा? v0 के। तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी की कीमत होगी। अब हम इस पूरी जो मोशन है इसको डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले डिस्कशन लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हवाले से।
अभी देखें जब बॉडी मूव करती है तो ड्यूरिंग इट्स मोशन ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू क्या होगा वेट। यानी बॉडी जब मूव करती है तो आप एयर फ्रिक्शन को तो इग्नोर कर चुके हैं, अब अगर इसके ऊपर फोर्स अमल करती है तो सिंगली एक ही फोर्स, उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज नेम एज वेट, वो एक्ट करता है और एक्टिंग वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड। सो एफ इज इक्वल टू किस इसके बराबर होगा, MAY इन एक्सेलरेशन ऑफ एक्सिस विच इज इक्वल टू -G, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो नेगेटिव नीचे की तरफ y का कंपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब f की वैल्यूज होती है f इज इक्वल टू MA, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं f इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है, MA के, जबकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है, dv ओवर किस चीज़ के बराबर है, dt। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी तो mdv ओवर dt फोर्स की वैल्यूज आ गई, -mgj ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। आप इसको dt को इधर ले जाएं ताकि वेरिएबल सेपरेट होता है, mdv इज इक्वल टू -mgj इंटू क्या होगा, dt। अब इस तरफ भी m मौजूद है, इधर भी m मौजूद है, दोनों का क्या कर देते हैं, कैंसिल, रिजल्ट रह जाएगा dv इज इक्वल टू -gt। अब सारे इसको हमने सॉल्व करना है तो हमने मैथमेटिकली इसमें फंक्शन ऑपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन लेनी है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो अलामत है ये इंटीग्रल की अलामत है, तो हमने dv का इंटीग्रल लेना, इधर भी इंटीग्रल ले लेना है। अच्छा, जब इंटीग्रेट करते हो तो डी डेरिवेटिव है और इंटीग्रल ये दोनों अपोजिट फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, v। इसमें से जब हल करेंगे तो -gt, क्योंकि dt में से क्या बचेगा, t, d कैंसिल होकर क्या आएगा, gt प्लस a1। वे a1 क्या है, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब किसी इंटीग्रेशन में लिमिट का इस्तेमाल ना किया जाए तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है ताकि उसकी वैल्यूज़ को हासिल किया जा सके। अब a1 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन ये है कि जब t 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, v0, यानी एट द इनिशियल स्टेज इनिशियल वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, v0। अब यही वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो हम v की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, v0, t की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो a1 का रिजल्ट किस चीज़ के बराबर रहेगा, v0। अब a1 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन हो जाएगी v ये वाला -gtj प्लस किस चीज़ के बराबर है, v0, दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3। अब चूंकि मैंने शुरू में जिक्र कर दिया कि ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशंस होती है ये 1 डायमेंशन नहीं होती, ये होती है 2 डायमेंशन। जब 2 डायमेंशन में जाएगा तो ज़ाहिर वो किसी XY प्लेन के अंदर मौजूद होगा। लेट्स से अगर हमारी मोशन XY प्लेन के अंदर है, इट मीन उसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो दो स्प्लिट करेंगे तो दो दो कंपोनेंट में जाएंगे। जैसे एक कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, एक लॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस। सिमिलरली हमने लिखा है स्प्लिटिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, हम उसके कंपोनेंट में सेपरेट करते हैं तो फिर v के कितने कंपोनेंट होंगे, vxi और vyj, जो कि 2 डायमेंशन में है। माइनस क्या है, gtj, ये पहले ये कंपोनेंट मौजूद है, और v0 वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट, दो, v0xi v0yj। v0x किसके बराबर है, v0 cos थीटा, v0y किसके बराबर है, v0 sin थीटा। यही वैल्यूज नीचे पुट करके दोबारा सेम फैक्टर लिखा गया, यहाँ क्या है, v0 cos थीटा i v0 sin थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4। अब बेटा जस्ट अब कंपेयर कर लें, i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ। तो जब कंपेयरिंग करते हैं तो vxi, तो इधर क्या लिखेंगे, vxi लिखने की जरूरत, क्योंकि i कंपेयर हो रहा है। इसमें से i का कौन सा कंपोनेंट है, ये नो, क्या i का ये कंपोनेंट है, यस, तो हम इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। तो अब क्या होगा, vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा। अब जिसको कंपेयर करें, vy का है यहाँ, इधर j का ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इसको पहले लिख देते, ये प्लस है तो v0 sin थीटा, ये j वाला, j जो अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस क्या होगा, gt, चूँकि j कॉमन लेकर हमने कैंसिल कर दिया, तो लिहाजा जिसको कंपेयर करते हैं वो नहीं लिखते। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन कौन सी आएगी, ये हमने वेलोसिटी मालूम की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी मालूम की अलॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस। इसी तरीके से अब हम अगले डिस्कशन में जाते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर। अब इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ भी हमने 2 कंपोनेंट चाहिए होंगे, एक अलॉन्ग एक्स और एक अलॉन्ग क्या होगा, वाई, चूँकि हम 2 डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं। बेटा इक्वेशन नंबर 3 है जो हमने पीछे पढ़ी है, v इज इक्वल टू -gtg इंटू v0। ये इक्वेशन नंबर 3 दोबारा v0 को पहले लिख दिया ताकि माइनस की टर्म को बाद में तरतीब में लिखा जा सके। ये जो v है वेलोसिटी, ये बेसिकली होता है, अगर अलॉन्ग 1 डायमेंशन था तो dx ओवर dt, अलॉन्ग 2 डायमेंशन है तो dr ओवर dt, r इज अ पोजीशन वेक्टर, सो dr ओवर dt इज इक्वल टू v0j। अब वेरिएबल सेपरेट करें, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दें, dr यहाँ dt आ जाएगा, यहाँ dt मल्टीपल होगा। इसी तरीके से दोबारा इंटीग्रेट करें ताकि पूरे फैक्टर को कवर कर सके। जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रल का निशान, यहाँ इंटीग्रल का निशान, यहाँ इंटीग्रल का निशान। अब इंटीग्रेट करते हैं, dr डिफरेंशियल है, d खत्म हो गया, इंटीग्रल के साथ क्या रह जाएगा, r, v0 dt
डी टी का इंटीग्रल टी है तो ये लिखेंगे वी नॉट टी। ये वैसे जो मैं कहता हूँ कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल का, ये उन लोगों के लिए खासकर जो बायो के स्टूडेंट बैठे हैं जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो ताकि उनको थोड़ा इजी वे लेने के लिए, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है। अब डी टी का जो इंटीग्रल होगा वो टी होगा, तो इसलिए वी नॉट क्या आ जाएगा टी माइनस जी। अब ये है टी और डी टी मौजूद है, अगर डी टी मौजूद होता तो सिर्फ टी लिखते, लेकिन अगर टी लिखा हुआ तो इसके ऊपर पावर का फार्मूला लगाएंगे। पावर का फार्मूला ये होता है कि फ़र्ज़ करें टी की पावर है 1, तो हम इसकी पावर में एक का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर 2, वही पावर डिवाइड होगी बटा 2, तो टी स्क्वायर बाई क्या होगा 2 इधर लिख दिया, जी टी जे प्लस A1 A2 कॉन्स ऑफ इंटीग्रेशंस। अब इसको देखें, अब इसमें फिर A2 की कीमत कैसे मालूम करेंगे एट द इनिशियल स्टेज, इनिशियल कंडीशंस पे वो क्या है, जब t 0 है तो वेलोसिटी v नॉट था, किधर पुट किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जब t 0 पुट करेंगे तो r किसके बराबर होगा r नॉट के। बेशक उस r नॉट को बाद में 0 भी लिया जा सकता है ओरिजिन के ऊपर, लेकिन इस वक्त हम r नॉट लेंगे। सो यहाँ r की जगह क्या पुट करेंगे r नॉट, t की जगह 0, यहाँ 0, यहाँ A2, तो A2 किस चीज़ के बराबर हो गया r नॉट। इस A2 की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे, और इसकी जगह कौन सी कीमत हमारे पास होगी आर नॉट। अब ये आर नॉट तरतीब उधर लिखते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट वी नॉट टी 1/GT, इक्वेशन नंबर क्या होगी 6। अब जब ये पोजीशन वेक्टर्स हमें मिल गया, तो ये 2 डायमेंशन के अंदर मिला है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट की फॉर्म है। तो इन द कंपोनेंट फॉर्म आर के कितने कंपोनेंट होंगे 2, एक्स आई प्लस वाई। आर नॉट के कितने होंगे एक्स नॉट प्लस वाई, 2 हो गए। अच्छा इसके बाद है वी नॉट के कितने होंगे 2, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा इंटू किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, और माइनस 1/2 जी इंटू क्या होगा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा अब जब ये कंपोनेंट की फॉर्म में आ जाएंगे तो नीचे फिर वही तरीके से आई वालों को आई से कंपेयर कर लें, जे वालों को जे से, तो एक्स आई का कंपोनेंट है, एक्स नॉट आई का कंपोनेंट है, वी कॉस इट आई का कंपोनेंट है ये। अब इन्हीं कंपोनेंट में से कौन कौन सा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये नीचे आ जाएंगे, क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इनटू टी। इसी तरीके से अब वाई वाले की है, ये मैं नीचे निशान लगा, ये वाई वाला है, ये वाई वाला है, ये वाई वाला है, ये वाई वाला है। अब ये लिखेंगे तो ये क्या पड़ा जाएगा आपके पास, इसको नीचे देखें, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, यानी यहाँ कीमत से वाई नॉट, फिर क्या है वी नॉट साइन थीटा टी, और फिर आगे कौन सी कीमत आएगी 1/2 जी टी। अब इस वाई नॉट को उधर ले जाएं तो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू दिस, एक्स नॉट को उधर ले जाएं तो एक्स नॉट इक्वल टू दिस। ये जस्ट उसको सिंपल करने की थी, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये लॉन्ग क्या होगा वाई एक्सिस। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम किया, इसमें हमने क्या मालूम की थी वेलोसिटी। अच्छा अब इस वेलोसिटी वाले पोर्शन को यहाँ लाते हैं और यहाँ लिखता है कि एट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट 0 होगा। जब आर नॉट 0 होगा तो मैंने कह दिया कि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आर नॉट 0 पुट करेंगे तो एक्स नॉट और वाई नॉट भी तो 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों क्या होते हैं 0। लिहाजा आप इन दोनों इक्वेशन में एक्स नॉट भी 0 पुट करते हैं, वाई नॉट भी 0, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी, इक्वेशन नंबर दिस, वाई को वी नॉट साइन थीटा 1/2 जू, इक्वेशन नंबर दिस। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग क्या होगा वाई एक्सिस। अब हमने ये डिस्कस करना है एंड के ऊपर कि ये जो प्रोजेक्टाइल मूव करता है, यानी इसके अंदर हम ये बात शो करते हैं कि प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा होता है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है मैथमेटिकली ये ग्राफ किससे मैच करता है, तो ये ग्राफ मैच होता है पैराबोला से। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो उसका पाथ है, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, बेसिकली पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, तो जिस रास्ते के ऊपर प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है मैथमेटिकली वो किससे मैच कर रही है, उसको हम कहते हैं पैराबोलिक। अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ द पाथ की क्या इक्वेशंस होगी, ट्रेजेक्ट्री की क्या इक्वेशंस होगी, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जिस रास्ते प्रोजेक्टाइल मूव करता है उस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से सबसे पहले ये है x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, टी इसमें से t मालूम करें तो ये किसके बराबर होगा t, x ओवर वी नॉट कॉस थीटा। ये हमारे पास t की कीमत हासिल होगी। किससे हमने ली, इक्वेशन नंबर 8 से। इक्वेशन नंबर जो 8b है, आप इसमें से t की कीमत इसमें दर्ज करें, तो ये मैं इक्वेशन लिखी है कि y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, आगे क्या मौजूद है t, और t की जगह क्या पुट कर दें x ओवर वी नॉट कॉस थीटा माइनस 1/2 g माइनस 1/2, आगे क्या लिखा हुआ है t स्क्वायर, और t की जगह क्या कीमत पुट करें x ओवर वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये वी नॉट का फंक्शन वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा साइन ओवर कास किसके बराबर है टेन थीटा, एक्स को हमने यहाँ लिखा तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा।
इनको ज़रा देखें, इसमें ये एक्स स्क्वायर है, ये जी है, इसके वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होगा थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। इसको मज़ीद तरतीब में लिखते हैं हम, आई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी वी नॉट स्क्वायर इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये वाला हिस्सा जिसको ये वाला हिस्सा जिसको हम टेन थीटा कहते हैं, दैट विल बी नेम एज ए, हम इसका नाम क्या रख लेते हैं ए। अच्छा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के ये जो बाकी फंक्शन हमारे पास मौजूद है विद अलामत, जिसको माइनस 1/2 जी वी नॉट इट इज कॉल्ड क्या है बी, तो उधर पुट करेंगे ए, तो ये रिजल्ट क्या आपका पड़ा जाएगा वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ क्या पड़ा जाएगा बी एक्स स्क्वायर। और ये जो y इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। ये इक्वेशन हमने कहाँ से हासिल की, हमने प्रोजेक्टाइल से हासिल की। तो पता चला कि प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ होता है ये कौन सा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो अब नीचे मेंशन किया गया कि दिस गिव द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज़ पैराबोला, जो कि क्या कहलाती है पैराबोला। तो ये था इस प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, नंबर एक, इसमें क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ इक्वेशंस हैं और फाइनल रिजल्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।